मैं आदर्श शर्मा स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर को लेके आया हूँ। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को लगाए थे, वो जो न्यूमेरिकल थे आपके वो सबसे पहले हमने लगाए थे सिंपली सपोर्टेड पे, फिर कैंटिलीवर पे कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे और कल हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कैंटिलीवर पे लगाए थे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम कैंटिलीवर्स पे लगाएंगे और जो कुछ न्यूमेरिकल बचेंगे वो हम कुछ न्यूमेरिकल आज ओवरहैंगिंग बीम के को भी देखेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। वैसे तो मैं आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स लगवा चुका हूँ, फिर भी कुछ और न्यूमेरिकल्स जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कुछ न्यूमेरिकल्स ओवरहैंगिंग बीम पे सॉरी स्टूडेंट्स, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। काफी आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है। ओवरहैंगिंग बीम के लिए न्यूमेरिकल होगा। इस क्वेश्चन को हम ओवरहैंगिंग बीम पे लगाएंगे। ओवरहैंगिंग बीम जैसे कि आप जानते हैं क्या होता है, एक साइड उसका निकला रहता है सपोर्ट के बाहर या फिर दोनों साइड सपोर्ट्स के बाहर होते हैं। तो इस प्रकार के बीम को हम क्या करते हैं, ये हमारा ओवरहैंगिंग बीम के कैटेगरी में आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल देखते हैं। एक तरफ आपका ये सपोर्ट है, दूसरे साइड रोलर सपोर्ट है और एक लास्ट वाले पे क्या है 50 किलोन्यूटन का लोड लगा है। ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका सी, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 4 मीटर है और इसका जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है, ठीक। तो ये भी न्यूमेरिकल काफी इजी है। सबसे पहले लाइंस को नीचे ड्रा कर लेते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कैंटिलीवर बीम में क्या होता था, कैंटिलीवर बीम में हम सपोर्ट्स को नहीं निकालते थे, जो कि एक तरफ से फिक्स होता था। तो फिक्स होने की वजह से ये क्या था, फिक्स होने की वजह से ये तीनों तरह से स्टेबल था, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और ये मूवमेंट के लिए, तीनों के लिए क्या था, स्टेबल था। लेकिन इस टाइप के न्यूमेरिकल में क्या होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, हमको यहाँ से रिएक्शंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, यहाँ पे हमारे रिएक्शंस आएंगे क्योंकि ये सपोर्ट पे टिके हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा और यहाँ पे रिएक्शन क्या आएगा, आरबी। ये हमारे क्या आएंगे, दो रिएक्शंस आएंगे। इन दो रिएक्शंस को फाइंड करना होगा और रिएक्शंस को फाइंड करने के लिए सेम वही तरीका है जैसे कि आपको बताया है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता था, वर्टिकल फोर्स को 0 लेते थे, F v = 0, वर्टिकल फोर्स को 0 लिए। वर्टिकल फोर्स क्या है, वर्टिकल फोर्स में सबसे पहले RA और RB आपका आ जाएगा। RA RB का डायरेक्शन क्या है, दोनों एक है, RA + RB। ये एक डायरेक्शन है नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ एक लोड लग रहा है, उसका वैल्यू है क्या, 50 किलोन्यूटन। ये आपका सिग्मा FV कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम सिग्मा MBG को। इन दोनों सपोर्ट्स में से किसी एक सपोर्ट पे आप क्या करेंगे, रिएक्शंस 0 ले लीजिए। तो जब आप बी पे सपोर्ट पे 0 लेंगे, बी पे लीजिए या ए पे लीजिए, किसी एक चीज पे आप ले सकते हैं। तो आप चाहते हैं तो रिएक्शन ए पे 0 ले सकते हैं, ए पे भी चाहिए 0 ले लीजिए, चाहिए तो बी पे 0 ले लीजिए, किसी पे 0 आप ले लीजिए, उसका कोई वो नहीं है। हम बी पे 0 ले लेते हैं, बी पे हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। तो हम बी पे क्या करते हैं, बी पे मूवमेंट 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। बी पे जब हम मूवमेंट 0 लेंगे तो क्या हमारा, पहले हम ए पे 0 लेके दिखा देते हैं, पहले हम आपको ए पे 0 लेके दिखा देते हैं, तो उसके बाद बी पे करेंगे, ठीक है। तो जब ए पे आप 0 लेंगे, ए पे आप 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले RB × 4, RB × 4, RB × 4 हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन RB × 4 क्या है, इस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में।
तो इस वजह से इसको हम पॉजिटिव लेंगे आरबी इंटू 4। और दूसरा फोर्स क्या है, दूसरा ये है 50 इंटू 6। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है, माइनस 50 इंटू 6 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आरबी बराबर 300, आरबी इक्वल टू 75 किलोमीटर। अब जब आरबी 75 आ गया तो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आरबी जब 75 आ जाएगा तो आर ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -25 माइनस। वैसे भी आपको दिख रहा है 40 होता है, तो इधर जब बीम को ये प्रेस करेगा तो ये ऊपर से कुछ उठने की कोशिश करेगा, तो वहां पे जो फोर्स लग रहा है वो कैसा होगा, वो माइनस का होगा। इसको मैं यूज कर देता हूं करके, ठीक। यहां से हमको आर और आरबी की वैल्यू मिल गई। अगर आप मान लेते हैं पॉइंट बी पे लेते हैं, तो मैं आपको यहां दिखा देता हूं, बी पे भी लेके दिखा देता हूं। आप अगर बी पे मोमेंट 0 लेते तो क्या होता, आर ए इंटू 4, आर ए इंटू 4, इसका डायरेक्शन ये है, तो ये पॉजिटिव हो जाता आर ए इंटू 4 और 50 इंटू 2 हो जाता माइनस 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाती, ऐसे भी 100/4 इक्वल टू ये वैल्यू क्या आ जाती 25 आ जाती है। और इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, इसकी भी वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। ये भी हमारा क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ये एक्सिस के इस तरफ है ना, तो ये क्या करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है ना। तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ से आपका आएगा, आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं, मैं बस आपको ये चेक करने के लिए बता दिया, ठीक। अब बात आती है शियर फोर्स की, तो शियर फोर्स सबसे पहले सी पे निकालते हैं। तो शियर फोर्स एट सी पे शियर फोर्स क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर से नीचे की तरफ है ना, तो डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव। फिर शियर फोर्स बी पे कितना होगा, -50 तो लग रहा है, बी पे कितनी वैल्यू आई है 75, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 25 किलोमीटर। उसके बाद फिर शियर फोर्स ए पे, बी के बाद कुछ भी नहीं है, तो ए पे क्या हो जाएगा, वही वैल्यू हो जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, शियर फोर्स काफी आसानी से निकल गया। शियर फोर्स को क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं, वैल्यू देखिए माइनस प्लस प्लस, तो सबसे पहला वैल्यू क्या है -50, चलिए मान लेते हैं -50 है। उसके बाद क्या आया, प्लस आया 25, तो 25 प्लस यहाँ तक होगा, और फिर अगला 25 भी क्या होगा हमारा यही कहीं होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा 0 पॉइंट है, यहाँ से फोर्स हमको लाया यहाँ तक, बीच में कुछ भी नहीं लग रहा है, तो एक सीधा लाइन बनेगा, फिर बीच में क्या कुछ भी नहीं है, तो एक सीधा लाइन ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये फोर्स उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में। बीच में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों को हम एक स्ट्रेट लाइन से फिर से जोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम है। अब बात आती है बेंडिंग मोमेंट की, तो सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट सी पे निकालते हैं। तो सी पे क्या कोई मोमेंट लग रहा है किसी भी प्रकार का नहीं, तो सी पे हो जाएगा 0 किलोन्यूटन मीटर। फिर सी के बाद बेंडिंग मोमेंट बी पे क्या करते हैं, बी पे बेंडिंग मोमेंट लेते हैं। तो बी पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, अगर हम बी पे मोमेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100 किलोन्यूटन मीटर। लेकिन आप इसको ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये एक्सिस के बाहर है ना, तो अगर ये चीज एक्सिस के अंदर रहता तो हम प्लस लेते। नॉर्मली इसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मली ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये प्लस होगा, लेकिन ये चूंकि एक्सिस के बाहर है तो इस वजह से हम इसको क्या लेंगे माइनस लेंगे, ठीक। बेंडिंग मोमेंट है ये भी कितना आ जाएगा -50 मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्टेंस है 6 प्लस इस
माइनस है, अब ये क्या कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये आरबी माइनस हो जाएगा। माइनस आरबी की वैल्यू कितनी है 75। सात चौक 28, 25, 23, सॉरी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो के करीब आ जाएगा। ठीक है, जीरो कैसे आएगा, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, पहला वैल्यू हम क्या लेंगे 50 × 6। 50 × 6 क्या कर रहा है, 50 × 6 इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है ना, सॉरी 50 × 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 50 × 6 हम यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, मैं आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। ठीक है, हमको चूंकि पूरी लेंथ ले लेंगे ना, जब हमको यहाँ पे लेनी थी एक्सिस के इधर लेनी थी, तो एक्सिस के इधर नेगेटिव है, लेकिन जब ये आ रहा है तो पूरे एक्सिस पे इसका इफेक्ट होगा, तो 50 × 6 क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, और ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, नेगेटिव में ही होगी, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव जीरो आ जाएगा। ठीक, और आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट वाले पॉइंट पे क्या होता है, जीरो होता है, अगर कोई मोमेंट ना लग रहा हो तो यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो बीएमडी बनाते हैं, बीएमडी में पहली वाली वैल्यू जीरो आई है, दूसरी वाली वैल्यू जीरो आई है। ठीक, जो बी पे इसकी वैल्यू आई है वो बी पे इसकी वैल्यू है -100, तो मान लेते हैं ये हमारा भी 100 है, बीच में कुछ भी नहीं है तो नॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन से जुड़ जाएगी, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। ठीक, ये हमारा बीएमडी डायग्राम हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए। तो काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, और इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमेशा उसको ध्यान में रखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, इसको इरेज करते हैं। अगला न्यूमेरिकल भी कुछ इसी के तरह है। पॉइंट सी पे 3 किलोमीटर का लोड लग रहा है, ये पॉइंट बी है, और बीच में यहाँ पे लोड लग रहा है 1 किलोमीटर मीटर का। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है टोटल, ये 4 मीटर है। चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसके बीच में 1 मीटर है, तो इस न्यूमेरिकल को शेयर सॉल्व करना होगा हमको। यहाँ पे भी ठीक,
यहाँ पे भी रिएक्शन आर प्लस आर भी आ जाएगा। आर प्लस आर भी बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर का लोड 4 के डिस्टेंस पे लग रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक। ओह सॉरी, आर प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये 3 किलोमीटर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7 किलोमीटर। ठीक। उसके बाद बात आती है मूवमेंट की, तो हम बी पे ही मूवमेंट ले लेते हैं। जब बी पे मूवमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा आर इंटू 4, इसका डायरेक्शन क्या होगा ये तो पॉजिटिव पे लेंगे आर इंटू 4 माइनस इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन होगा क्योंकि हम बी से ले रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 और इक्वल टू 0। एक मिनट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो लेंगे ना, हाँ इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी लेंगे ना, आर इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मोमेंट हमने बी पे लिया ना, मोमेंट जब बी पे मोमेंट लेंगे तो बी पे मोमेंट लेंगे तो हो जाएगा हमारा आर ए मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, आर ए मल्टीप्लाइड बाई 4 इस डायरेक्शन में, और ये जो हमारा होगा ये हमारा इस डायरेक्शन में होगा, प्लस होगा, इस डायरेक्शन में प्लस होगा, लेकिन एक्सिस इधर आएगा तो इसको क्या लेंगे माइनस लेंगे 3 इंटू 1, और एक हमारा ये भी तो लोड है, ये लोड नीचे की तरफ लग रहा है, ये लोड इस डायरेक्शन में रहेगा, तो इसको क्या लेंगे माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 4 आर इक्वल टू 3 प्लस 8 इक्वल टू 11, आर ए मल्टीप्लाइड बाई 11 बाई 4 वैल्यू आ जाएगी, आर ए की वैल्यू आ जाएगी 4.25 पारा। ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, सॉरी ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, आठ में से 5 चलता है, 5 में से 8 आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 में से 1.25 माइनस कर लीजिए 5.75, एक मिनट में एक मिनट में मुझे कुछ डाउट लगा है, पहले मैंने वेरिएबल में देखूं, ठीक है ठीक है ठीक है, आर बी की वैल्यू आ गई। इसके बाद सीआर फोर्स हम सी पे लेते हैं, बाकी हम मिस कर देते हैं सब, थोड़ा सा डाटा का मिस्टेक है।
बाकी सब स्टूडेंट ने कॉपी में गलत साफ किया, जिससे भी साफ किया पुरानी वाली कॉपी में, इस वजह से मिस्टेक हो गया, क्योंकि उसमें जो आंसर था इसका 5.75 आ रहा था, तो वही मैं देखा कि मेरी कैलकुलेशन तो सही है, गलत कैसे हो सकता है, ठीक है। तो अब सी पे आ जाते हैं। सी पे हमारा क्या हो जाएगा, सी पे 3 किलोमीटर, डायरेक्शन क्या लेंगे इसका, माइनस लेंगे ना, ऊपर से नीचे की तरफ। बी पे क्या हो जाएगा, तो बी पे -3 तो हो गई, बी पे क्या वैल्यू 5.75, क्या आ जाएगा प्लस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.25। उन दोनों के बीच में हाँ वैल्यू है बीच में, तो 1.25 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो क्या हो जाएगा, ये 5 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.25 होगा, 2.25, और यहाँ पे होगा 2.25 माइनस 1/4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.25, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1.25 किलोमीटर, और ए का वैल्यू क्या है 1.25, तो आप चेक कर सकते हैं दोनों सही है, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर ले लीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बिना कैलकुलेटर के, बार बार मुझे अपने फ़ोन से कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है। अब वो डायग्राम बना लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, यानी इसका नीचे दोनों डायग्राम लेंगे, तो सी पे वैल्यू क्या है -3, चलिए -3, उसके बाद 2.25, उसके बाद -1.25, तो इधर आके सीधे चले गए, ऊपर चले गए, बीच में यूरिया है, तो यानी इस पॉइंट पे कट रहा है, इस वैल्यू को हमको क्या मानना पड़ेगा, जी मानना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका CF ऑफ डायग्राम। अब आगे बेंडिंग मोमेंट, सी पे बेंडिंग मोमेंट एज यूजुअल 0, कुछ भी नहीं है। बी पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा 3 × 1, क्या हो जाएगा 3 × 1, डायरेक्शन क्या है इसका माइनस है, तो -3 किलोमीटर। ए पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस आरबी की वैल्यू कितनी है 5.75 मल्टीप्लाइड बाई 4, फिर माइनस यूरियल का वैल्यू 1 × 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये पे मोमेंट की वैल्यू आ रही है 0 किलोमीटर, ठीक। एक अभी वैल्यू बना लेते हैं, पहला 0, लास्ट का 0, जैसा कि होना चाहिए। डी पे वैल्यू आ रही है -3, डी पे वैल्यू आ रही है -3, तो बीच में कुछ भी नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, और इनके बीच यूरियल बनेगा, इस पॉइंट पे कहीं मैक्सिमम आएगा, फिर 0 1 3 है, तो यानी 3 से ज़्यादा ही आएगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, और इसको x मानेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4 - x। चलिए सिमिलर ट्रायंगल यूज करते हैं, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे तो क्या होगा x अपॉन 2.25, x अपॉन 2.25 इक्वल टू 4 - x अपॉन 1.25,
यहाँ पे आप अभी x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू देता हूँ। x की वैल्यू आई है 0.78, सॉरी x की वैल्यू आ रही है 2.75, यानी ये डिस्टेंस हमको क्या पता चल गया 2.75। अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट g पे निकाल सकते हैं। आप इस तरह लिखिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो जब हम g पे निकालेंगे तो लेंगे वैल्यू 3 मल्टीप्लाइड बाई एक ये और 2.7 ये पाँच, मतलब 2 1 3 3.75 ये प्लस 5.75 मल्टीप्लाइड बाई 2.75 माइनस यूरियल लग रहा है 1 मल्टीप्लाई, इसको नीचे लिख देता हूँ, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 2.75 बटे 2, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ से जो g की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.78। आप देख सकते हैं, आप एक चीज देख सकते हैं, ये वैल्यू 0 में है, ये माइनस में है, तो जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है, तो मतलब बिल्कुल हमारा हिसाब सही है, मैक्सिमम में ही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 0.7 हमारा यहाँ कुछ है, तो कुछ इस तरह का डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट का, लेकिन आप एक चीज और देखिए, ये पॉइंट G1 हो रहा है, आप इसको मान लीजिए G1। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट कट कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज लिखवाया था, जहां पे बेंडिंग मोमेंट कट करता हो और अपने साइन को बदलता हो, ये कौन सा पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर। इसको हम कौन सा नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर, POC। तो अगर न्यूमेरिकल में आपको बस इतना दिया जाता है कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ज्ञात करिए, तब तो आप यहीं तक कर लेंगे। लेकिन अगर इसके बाद न्यूमेरिकल में आप लोग से पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर आप ज्ञात करिए, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर कैसे ज्ञात करते हैं वो चीज देखिए। इस डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, इस डिस्टेंस को y मान लेंगे, इस डिस्टेंस को हम y मान लेंगे। एक सेकंड वैल्यू चेक कर लूंगा, है ना, इस डिस्टेंस को y मान लेंगे। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ, तुरंत इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं POC बताता हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर कैसे निकालते हैं इसको बताता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बहुत जगहों पे ये चीज़ नहीं बताई जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर कैसे निकाला जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मैं ऊपर का कुछ पार्ट इरेज करके पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर बताता हूँ, इतना इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए POC कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्रैक्चर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम बेंडिंग मोमेंट का एक फार्मूला लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस y यहाँ पर डिस्टेंस देंगे, 1 प्लस y माइनस के प्लस प्लस 5.75 मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऊपर 1 लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, y, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, y बाई 2, इसका मल्टीप्लाई इस पे 3 प्लस 3y प्लस 5.75y माइनस y स्क्वायर बाई 2। इसको और सॉल्व करिए, y स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 3
275y प्लस 3। ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ काउंटरफैक्चर के लिए एक क्वेश्चन मिल गया। अब जब आपको ये क्वेश्चन मिल गया तो इसमें हमको क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। तो श्रद्धा चाप का आपको नियम पढ़े होंगे, इसमें y कैसे फाइंड करते हैं, प्लस माइनस b माइनस 4a स्क्वायर। ठीक, एक क्वेश्चन होता है ना, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इस तरह से कुछ होता है। तो प्लस माइनस b की जगह क्या हो जाएगा, b की जगह हम यहाँ पे रख सकते हैं a है हमारा, b है ये c है, a की जगह हमारा हो जाएगा 8.75 b का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड a की जगह 1/2 यहाँ से y की जो भी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ काउंटरफैक्चर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से लगता है, काफी टफ न्यूमेरिकल है। आप लोग ऐसा ना समझिएगा कि ये काफी इजी न्यूमेरिकल है। अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है इस तरह के न्यूमेरिकल्स लगाने में। काफी टफ न्यूमेरिकल है, काफी ही ज्यादा टफ है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस वजह से पॉइंट ऑफ काउंटरफैक्चर भी निकालना पड़ा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकालना पड़ा। तो सारे के सारे मटेरियल इसमें यहाँ पे करने, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं यूज करता हूँ। आगे और न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ। चलिए, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको देखिए। अब तक ऐसा न्यूमेरिकल आप लोग पूरे 100 में नहीं पढ़े होंगे, तो इंस्ट्रक्शनल मैकेनिक्स में आप लोग ऐसा न्यूमेरिकल नहीं पढ़े होंगे, पहली बार देख रहे होंगे। तो देखिए, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है।
इस न्यूमेरिकल में देखिए क्या किया है, आर ए और आर बी का वैल्यू दे दिया और ऊपर से डब्ल्यू क्या किया, डब्ल्यू गायब कर दिया। तो डब्ल्यू का वैल्यू पूछा है और आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स पूछ रहा है। तो हम जिस तरीके से न्यूमेरिकल करते हैं उस तरीके से हम करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है ना। सेम स्टेप जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। और आर ए प्लस आर बी की वैल्यू हमको पता है, तो वर्टिकल इक्वेशन से तो आएगा नहीं, हमको मोमेंट लेना पड़ेगा, किसी ना किसी एक पॉइंट पे जरूर मोमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना मोमेंट लिए हमारी वैल्यू निकलेगी नहीं। तो हमको किसी ना किसी एक पॉइंट पे मोमेंट लेना पड़ेगा तो हमारा वैल्यू होगा। तो फिर भी हम जैसे करते हैं वैसे करते हैं। सिग्मा एफ वी जीरो, एफ वी जीरो में क्या करते हैं, चलिए आर ए प्लस आर बी जोड़ देते हैं, तो सबसे पहले जोड़ देते हैं 2.5 प्लस 42.5 आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, ठीक है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 42 तो 44 से 45 माइनस 15 इक्वल टू 5 30/5 डब्ल्यू की वैल्यू ऐसे आ रही है 6 किलोमीटर मीटर। कैसे हो सकता है, एक्चुअली वर्टिकल फोर्स लेने से उतना सही डब्ल्यू की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। हम मोमेंट लेके आपको बताते हैं। ए पे हम क्या करते हैं, मोमेंट को जीरो लेते हैं। जब ए पे मोमेंट को जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा 52.5 मल्टीप्लाइड बाई 5, डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा, तो ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक। माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2.5, माइनस ये भी मेरे हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 10, शायद प्लस का होगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 10, 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 ये माइनस का है, और डब्ल्यू इंटू 5 इंटू 2.5 और 15, ये हमारा इस तरह से कुछ इक्वेशन है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू मेरे पास है, हम देख लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है लगभग 212.5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 12.5 डब्ल्यू, 12.5 डब्ल्यू माइनस यहाँ से हो जाएगा 150 इक्वल टू 0, तो 12.5 डब्ल्यू इक्वल टू 150 माइनस 150 तक कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी वो 12.5 डब्ल्यू इक्वल टू 62.5 डब्ल्यू इक्वल टू अभी जो इसकी डब्ल्यू की वैल्यू आई है ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि अगर हम ओनली फोर्स को ही कंसीडर करेंगे तो जो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो इतनी एक्यूरेट नहीं आ सकती। आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू इतनी एक्यूरेट नहीं है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट के फंडे को अपनाना पड़ेगा। मोमेंट अगर हम एडॉप्ट करते हैं तो ये आएगा, तो इस वाले वैल्यू को हम नहीं लेंगे, इस वाले वैल्यू को हम कट कर देते हैं। ये तो बस मैं ऐसे ही आपको बताया था कि आता है कि नहीं, जब तक आप किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट नहीं लेते हैं आप उसकी वैल्यू को फाइंड एग्जैक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से आपको W की वैल्यू मिल गई, तो आप W की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं।
अब जब आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आप क्या कर सकते हैं, काफी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो शियर फोर्स मैं यही बता देता हूँ इस केस में। शियर फोर्स जब हम सी पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, -15 किलोमीटर। शियर फोर्स बी पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, -15 प्लस 42.5 -15 वैल्यू आएगी इसकी 27.5। पॉइंट ए पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 27.5 तो रहेगा ही, और ऊपर का लोड कितना है, 5 का लोड है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, 27.5 माइनस 25, वैल्यू कितनी आ रही, एग्जैक्टली 2.5 किलोमीटर आ रहा है। 2.5 इधर वैल्यू आ रहा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी वैल्यू आ क्या है, 2.5 के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2.5 प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से जो हमारा न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। 2.5 कुछ प्लस का आ रहा है, 2.5 यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये चीज़ आ रहा है और यहाँ पे कितनी मोमेंट है, तो डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं। सी पॉइंट पे वैल्यू हमको मिली वो -15 है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि -15 इधर के लिए, -15 बी पे जो वैल्यू है ये 27.5 यहाँ पे मान लेते हैं, 27.5। नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 2.5, 2.5 का कुछ इधर आ रहा है। डायग्राम कैसे बनेगा, 0 से हम नीचे की तरफ आ गए, बीच में कोई कुछ भी नहीं है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये जो रिएक्शन भी है ये हमको अप साइड ले जा रहा है। 27.5 पे आप इसके बाद क्या बीच में यूडियल है, जब यूडियल होता है तो बीच में क्या करते हैं, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक ले लेते हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। ठीक, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा शियरिंग फोर्स का डायग्राम बन गया, ये शियरिंग फोर्स का डायग्राम बन गया। इसको एक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इरेज करता हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट पे। सी पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर, यहाँ कुछ भी नहीं है। बी पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इस वाली वैल्यू को हम ले सकते हैं -15 मल्टीप्लाइड बाई 5, माइनस का 75 किलोमीटर मीटर में। नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारी वो ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी, डिस्टेंस हमारा कितना इंक्रीज हो जाएगा, +5, तो 5 5 10 हो जाएगा, प्लस इस वाली वैल्यू को हम लेंगे 42.5, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 5 मीटर है सीधा ए तक, माइनस का इसकी डायरेक्शन प्लस होगी क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है और ऊपर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर हॉगिंग हो रहा है। ऊपर हम क्या ले सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 और इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2.5, ठीक। तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है। अब डायग्राम को बनाते हैं, पहले पॉइंट पे 0, दूसरे पॉइंट पे 0, बी पे क्या वैल्यू मिली, बी पे माइनस का 75 मिला है, तो कुछ एज्यूम कर लेते हैं -75 यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारा डायग्राम है वो रेक्टेंगल टाइप का कुछ है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे हमारा क्या है, पैराबोला, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे डायग्राम हमारा कुछ ट्रायंगुलर टाइप का है, तो इसका पावर 2 है, पावर 3 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, कुछ जो डायग्राम हमारा वो एक पैराबोला के टाइप का बनेगा, ठीक है। एक कैसा बनेगा, एक पैराबोला बनेगा, पॉजिटिव पैराबोला। धीरे से फ्री हैंड इस तरह ये रहा कुछ डायग्राम, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
नोट करिए जल्दी। ठीक है, इरेज करते हैं। तो इस तरीके से आज 4-5 पेपर मैंने आपको ओवरहेडिंग से भी लगवा दिए। अब ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का। आई थिंक कल ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सिलेबस के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फिक्स बीम अभी हमको स्टडी करना नहीं है, वो हायर स्टडी के लिए होता है। फिक्स बीम हम हायर स्टडी में पढ़ते हैं, और टॉप कैंटिलीवर बीम भी हम डिप्लोमा के लिए स्टडी में नहीं लेते हैं, बीटेक के लिए स्टडी में लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो तीनों बीम था, कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड एंड ओवरहैंगिंग, तो मेरे सारे मिलकर के बाद ये कुछ और प्रॉब्लम्स बचे हैं जो मास्टर प्रॉब्लम है, जो तीनों का मिक्स है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम कल लगवा देंगे, और कुछ अगर हमको और भी आवश्यकता लगा तो हम आगे लगवा देंगे। ठीक है, तो फिर चलते हैं स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में मिलेंगे।